हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग सारे सिलेबस जो पूछे जाते हैं बीपीएससी में, और आपको बीपीएससी टीचर में जितने भी सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से निश्चित तौर पे रहेंगे ही रहेंगे। सॉरी, हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इतिहास से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनता है। और हम लोग करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास करेंगे, जिसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और टोटल जितने भी हमारे इसमें टॉपिक बनते हैं सारा को हम लोग एग्ज़ाम के व्यू से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी में आप देख सकते हैं 1.0 है, 2.0 है, 3.0 है। 3.0 जो पेपर कैंसिल हो गया, वहाँ भी बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने पढ़ाया था, बहुत सारा प्रश्न जो है वहाँ से टकराया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ना और कुछ अपने तरीके से पढ़ना दोनों में अंतर हो जाता है। अगर सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ा जाए कि हमको एग्ज़ाम में फ़ाइट करना है तो सबसे ज़्यादा हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ पे जिसका जितना स्कोर होगा, जो भी स्टूडेंट जितना ज़्यादा स्कोर करेगा उसी का रिजल्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्कोर पे भी बात करेंगे और स्कोर बढ़ता कैसे है। सबसे पहले बात तो ये मन में बनता है कि स्कोर बढ़ता कैसे। सबसे पहली बात अगर बात किया जाए तो स्कोर बढ़ाने का है कि जब आपके पास सिलेबस आपके दिमाग में हो तो सारे सिलेबस को टच करिए। बिना सिलेबस को टच किए हुए आप किसी भी कंपटीशन जो डिमांड करता है उसे आप पूरा नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है अगर आप बीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके दिमाग में सिलेबस याद रहना चाहिए। पीटी का, मेंस का ज़रूरी है कि पीटी में कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये जानना ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है तो आपके लिए कंपटीशन को फाइट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास करेंगे और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। और हम लोग टोटल जो टॉपिक बनेगा प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे और आप देखिएगा यहाँ से एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। कहा जाता है कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अगर हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की गई तो समकालीन सभ्यताओं में इसकी बराबरी कोई भी सभ्यता नहीं कर रहा था। यह सभ्यता इतना विकसित था, इतना विकसित अवस्था में देखा गया कि आश्चर्यजनक इसको लेकर के इतिहासकारों में मतलब समझिए कि एक विवाद का विषय भी बन गया। और कहा भी जाता है कि पूरे प्राचीन भारत, पूरे विश्व के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता की जो एक पहचान है, हड़प्पा सभ्यता जो अपना एक विशेष स्थान रखता है, उसकी बराबरी कोई भी सभ्यता नहीं करता। और वो सभ्यता हमारे भारत में ही खोजा गया। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पे देखेंगे 1926 का वो समय है। 1926 का समय है। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला था, सिंधु घाटी सभ्यता पर। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम प्रकाश जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर किसने डाला, किसने निगाहें डाली थी और किसने ये सबसे पहले चर्चा किया था हड़प्पा सभ्यता का। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, काशीयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इस सभ्यता को हम लोग मतलब अन्य नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1853 की बात है। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। जब पता चला 1826 में चार्ल्स मेसन ने जब इस पर प्रकाश डाला तो कुछ समय के बाद जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, जिनको पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है, कनिंघम को,
तो 1853 की समय है जब इन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया था। पूछा जा सकता है आपसे, हड़प्पा का सर्वे सबसे पहले किसने किया था, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1856 का वो समय रहता है ना, 1856 का वो समय रहता है। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, है ना। कहाँ से कहाँ, तो कराची से मध्य रेलवे, लाहौर से कराची के मध्य में एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे रेलवे का विस्तार हो रहा था, जब रेलवे के विकास के लिए जब काम किया जा रहा था, जब खुदाई हो रही थी और पटरी जब लाइन होता है उसको बिछाने का जब काम चल रहा था, तो उसी समय उसी जगह पे एक बहुत बड़ी सभ्यता मिली और अनजाने में ही वहाँ के खंडहर से बहुत सारे ऐसे ईंट थे जो वहाँ के लोकल लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल रेलवे ट्रैक को बनाने में भी किया जा रहा था। बाद में जब इसका पता चला तब इसको मतलब समझिए कि पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको संरक्षित कर दिया गया। यही कहता है 1856 में जब रेलवे लाहौर से लेकर के कराची तक की बनाई जा रही थी, उस समय अनजाने में ही बहुत सारे ऐसी ईंटें थी जिसका प्रयोग धड़ल्ले से इसमें किया गया था। यहाँ पे देखिए 1856 की बात है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। पहली बार जब सर्वे किया तो इतनी ज़्यादा फोकस नहीं की गई, लेकिन जब 1856 में जब रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था और बहुत मतलब मात्रा में जब यहाँ पे खंडहर मिलने लगा, ईंटें मिलने लगी, तब जाकर के फिर दोबारा ये सर्वे किया जाता है कनिंघम के द्वारा। और कनिंघम के द्वारा जब सर्वे किया जाता है तब उसी के कुछ समय के बाद 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया जाता है। 1861 में पूछा गया सवाल है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना कब किया गया, तो इसका स्थापना 1861 में किया जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना 1861 में किया जाता है और इसी समय हम लोग देखेंगे कि गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड रीडिंग के समय में अलेक्जेंडर कनिंघम को भूत यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाने लगा। इसकी स्थापना कनिंघम के, आप देखते होंगे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग है, उन्हीं के समय में ये हुआ था और उन्हीं के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कनिंघम को कहा जाने लगा। और ये सवाल भी पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। 1921 में, बहुत समय के बाद 1921 में यहाँ पे देखेंगे जॉन मार्शल ने पूछा जाता है, जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने के लिए नियुक्त किया, है ना। उत्खनन करने के लिए हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए 1921 में, है ना, 1921 में ये जॉन मार्शल के द्वारा नियुक्त किया गया। किसको? दयाराम साहनी को। पूछा जाता है कि हड़प्पा की उत्खनन किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया गया था। इसकी नियुक्ति किसने की थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा इसकी नियुक्ति किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1921 के बाद 1922 में सर जॉन मार्शल ने रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया। इसलिए कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता कौन था, तो रखालदास बनर्जी हो जाता है। कब? तो 1922 में। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन हुआ और हड़प्पा का उत्खनन जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है। 1922 में जो उत्खनन हुआ उसका उत्खनन रखालदास बनर्जी करते हैं और ये करते हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन। आगे चलिए देखते हैं कि 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, और हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दी कि यह जो सभ्यता है जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि यह सभ्यता हड़प्पा जो है आप देखिएगा सबसे ज़्यादा जो विशेष नाम रखता है वो हड़प्पा ही
नाम रखा जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक इतिहासकार है जिनका नाम है पीगट महोदय। एक इतिहासकार है जिनका नाम है पीगट महोदय। पीगट महोदय ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। जुड़वा राजधानी हड़प्पा सभ्यता की अगर देखेंगे तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी उन्होंने कहा। पूछा जाता है आपसे कि ये बात किसने कही थी, तो इतिहासकार पीगट महोदय ने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा था इन्होंने। उसके बाद चलिए हम लोग विस्तार देखते हैं। विस्तार से प्रश्न पूछा जाता है ना। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पूछा जाता है कि यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। समकालीन सभ्यताओं में जितना यह विकसित अवस्था में था इसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता था। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता इतनी बराबरी भी नहीं कर सकता था। यह शहरीकरण के आज के वर्तमान संदर्भ की अगर बात करें, जो टॉप क्लास के जितने भी सबसे बेहतर अगर बात करें शहरीकरण जो है पूरी दुनिया में, उसके अगर हम लोग संदर्भ में रखें तो कहीं ना कहीं उसका तादात्म्य इससे मिलता जुलता है। इसलिए इस सभ्यता को सबसे विकसित अवस्था में हम लोग इसको देखते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। पूछा जा सकता है कि यह हड़प्पा सभ्यता कितने, है ना, क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है कि इसका क्षेत्रफल कितना था उस समय में क्षेत्रफल। तो यह देखिए यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुई थी। हड़प्पा सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता, और यह भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में फैली हुई है। यह जो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैली हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है यह सभ्यता जो है त्रिभुजाकार है। पूछा जाता है कभी कभी आपसे पूछा जाता है, और इसको हम लोग काशयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की एक देन है। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता पूरी दुनिया को कांसा बनाने का जो तकनीक था ये सिखाया। कांसा बनाने का जो तकनीक था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही पूरी दुनिया को सिखाई, क्योंकि कांसा बनाने की जो तकनीक थी हड़प्पा वासियों को पहले से पता था, जिसमें तांबा, है ना, तांबा प्लस टीन को गला करके इसको कांसा बनाया जाता था। और ये कांसा बनाने की जो तकनीक है, जो देन है, हड़प्पा वासियों को कहा जाता है। इसीलिए इस युग को हम लोग काशयुगीन भी कहते हैं, काशयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक अलग नाम भी है। चलिए हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता का उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम अगर देख लेते हैं, है ना, क्योंकि छोर जो है अक्सर पूछा जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तरी छोर कौन हो जाएगा, है ना, नॉर्थ पॉइंट कौन हो जाएगा, है ना, ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, तो ये मांडा हो जाता है। और मांडा है अभी कश्मीर में मांडा हो जाएगा। पूछा जाता है कभी कभी कि ये मांडा है किस नदी के किनारे है, तो ये चिनाब नदी हो जाएगा। चिनाब नदी के किनारे आपका मांडा हो जाता है। ये हम लोग हड़प्पा सभ्यता देख रहे हैं। और हड़प्पा सभ्यता की अगर चौहद्दी की बात किया जाए, है ना, चौहद्दी की अगर बात किया जाए तो यही है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि पूरब में इसका जो बिंदु है, या पश्चिम में बिंदु है, या उत्तर या दक्षिण, ऐसे बिंदु पूछा जाता है कभी कभी। जैसे हम लोग अभी नॉर्थ पॉइंट देख रहे हैं, तो हम लोग उत्तरी छोर अगर देखेंगे तो उत्तरी छोर इसका मांडा हो जाएगा। और मांडा कश्मीर में स्थित है, और यह चिनाब नदी पे, है ना, चिनाब नदी के तट पे है मांडा। उसी तरीके से अगर हम लोग दक्षिण में देखें तो दक्षिण के महाराष्ट्र में दैमाबाद हो जाएगा। यह दक्षिणी छोर हो जाता है ना, यह आपका साउथ का एरिया है, यह दक्षिणी छोर हो जाएगा। और ये दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के तट पे है। दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के तट पे है। पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि मांडा किस नदी के किनारे है, तो ये चिनाब नदी हो जाएगा। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का जो दक्षिणी बिंदु है, जिसको हम लोग दैमाबाद बोलते हैं, और ये दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, और यह प्रवरा नदी के तट पे है। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी छोर है वो आलमगीरपुर हो जाएगा, है ना। और आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएगा।
आलमगीरपुर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और यह सबसे पूर्वी छोर हो जाएगा, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर। हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर। उसी तरीके से अगर हम लोग पश्चिम देखेंगे, पश्चिमी छोर क्या हो जाता है, तो पश्चिमी छोर सूतकांगेडोर हो जाएगा। इसका पश्चिमी छोर जो है सूतकांगेडोर हो जाएगा, और यह बलूचिस्तान में स्थित है। और सूतकांगेडोर जो है दास्क नदी के किनारे स्थित है। यह भी पूछा जा सकता है, यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम कर लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकांगेडोर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे, कभी कभी आपसे समय भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कितने और किस कालखंड में रखते हैं, ये भी ज़रूरी है। जैसे मानते हैं कि कभी भी पुराने सभ्यताओं को या पुराने वस्तुओं को पता हम लोग करते हैं तो 2-3 विधियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल किया है समय के निर्धारण के लिए। जैसे आप देखते हैं कि नई एनसीईआरटी, जब एंशिएंट इंडिया आप खरीदे होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो नई एनसीईआरटी के अनुसार इसका जो कालखंड है 2600 BC से लेकर के 1900 BC के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। और यह जो है, ये जो कालखंड आप देख रहे हैं, यह नया एनसीईआरटी की किताबों में मिलेगा। पुराने एनसीईआरटी की किताबों में आपको 2350 से लेके 1750 BC है ना, बिफोर क्राइस्ट जो है, इसके अंतर्गत इसका समय का निर्धारण किया गया है। और यह जब पुरानी एनसीईआरटी आप पढ़ते होंगे तो पुरानी एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें लिखा हुआ है ना। पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करें तो इसका काल जो है 2350 से 1750 BC हो जाता है। और नया जब हम एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करेंगे तो 2600 BC से लेकर के 1900 BC के अंतर्गत हम इसे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक अभिलेख है जो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ, जिसका नाम है शारगोन अभिलेख। शारगोन अभिलेख के अनुसार अगर हम लोग इसका मूल्यांकन करें तो 3250 से लेकर के 2750 BC के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। ठीक है, और ये हो जाता है सारगोन अभिलेख के अनुसार है। सारगोन अभिलेख के अनुसार हम लोग 3250 से लेकर के 2750 BC के अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं। तो समय निर्धारण में अधिकतर ये पूछा जाता है ना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और इसका आंसर यही है, 2350 से लेकर के 1750 BC के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता का निर्धारण किया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग स्थलों के बारे में देखें, क्योंकि स्थल से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अभी हम लोग जो कर रहे हैं सिर्फ सवाल, यहीं से सवाल पूछा जाएगा। अधिकतर जो प्रश्न है यहीं से आते हैं, एकदम समझिए कि फैक्ट उठा करके पूछ लिया जाएगा आपसे। जो अभी हम लोग कर रहे हैं यहीं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे अगर हम लोग हड़प्पा अगर पढ़ते हैं तो हड़प्पा से क्या क्या फैक्ट मिला, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा आश्रित पुरातात्विक साक्ष्यों पे ही रहना होगा। और ख़ास करके जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, और हड़प्पा सभ्यता में जब लिपि तो मिलती है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, जिसके वजह से हम लोग सटीक जो ज्ञान होता है, सटीक जो जानकारी है प्राप्त नहीं हो पाता। और यही वजह है कि हम लोग पुरातत्व को अध्ययन करने के बाद ही इसका कुछ मूल्यांकन कर पाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ से जो प्रश्न है, स्थलों से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, है ना। इसी तरीके से चनहूदड़ो से क्या मिलता है। इस तरह से बहुत ऐसे फैक्ट हैं जो बनते हैं। और हड़प्पा से जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डायरेक्ट यही सवाल पूछा जाता है। जैसे हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा की स्थिति अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो मोंटगोमरी ज़िला होता है और ये पाकिस्तान में स्थित है। पूछा जा सकता है कि यह कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन हो सकता है भारत, वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, है ना, अफ़गानिस्तान, इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो अभी वर्तमान में अगर बात करें तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र में हो जाता है। और यहाँ पे देखिएगा, यह जो हड़प्पा जो स्थित है यह वर्तमान में साहिवाल ज़िले में स्थित है। साहिवाल ज़िले में स्थित है। और बहुत बार यह सवाल पूछा हुआ कि हड़प्पा किस नदी के तट पे है। हड़प्पा जो है किस नदी के तट पे है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है ना। हड़प्पा क्या है,
रावी नदी के तट पे स्थित है। रावी नदी के तट पे जो बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है। कभी कभी आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन था। हड़प्पा का उत्खनन कौन किया? तो ये देखिए दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था, है ना। 1921 में जॉन मार्शल ने इनको नियुक्त किया था और इन्होंने 1921 में इसका उत्खनन किया। इसीलिए यह सवाल कभी कभी आपसे पूछा जाता है। इसको हम लोग R37 कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। R37 कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए विदेशी की कब्र भी यहाँ पे मिली है। यहाँ पे हड़प्पा में विदेशी की कब्र भी मिली है। और यहाँ पे ईका गाड़ी जो पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है ईका गाड़ी का साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है, तो ये हड़प्पा से हो जाता है। सिंगार पेटिका की बात करें, सिंगार पेटिका जो पुरुष भी और महिलाएं भी स्वयं इसका इस्तेमाल करते थे बराबर रूप से, उस सिंगार पेटिका का जो स्रोत है, जो साक्ष्य है, वो हड़प्पा से मिलता है, जो इम्पोर्टेंट है। स्वास्तिक का जो निशान है, जो हम लोग घरों पे आज भी लगाते हैं, स्वास्तिक का निशान, ये भी आपको हड़प्पा से ही प्राप्त होता है ना। ऐसे जो हो जाएगा, रुकिए बना ही देते हैं इसको। स्वास्तिक का जो चित्र है ऐसे हो जाता है ना, ऐसे और ऐसे, इसी को हम लोग स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं। और सबसे पहले अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में ही इसका साक्ष्य जो है यह मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं जो 2 लाइनों में है। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि अन्नागार की प्राप्ति कहाँ होती है। अन्नागार की प्राप्ति की अगर बात किया जाए तो पूछा जाता है कि अन्नागार की जो प्राप्ति है कहाँ होती है, तो अन्नागार की प्राप्ति कहाँ हो जाएगा? अन्नागार की प्राप्ति जो है ये आपको मोहनजोदड़ो में होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में अन्नागार की प्राप्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि हड़प्पा किस नदी के तट पे है, तो हड़प्पा आपको रावी नदी के तट पे हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से इक्का गाड़ी की प्राप्ति होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से सिंगार पेटिका भी मिलती है और यहाँ पे स्वास्तिक का निशान भी प्राप्त होता है, जो पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो इस नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं। और अन्नागार से आप समझिए कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद वहाँ पे दुर्भिक्ष या अकाल आते होंगे या पड़ते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि पास में अनाज साफ करने का चबूतरा मिला है। इसी के पास में एक चबूतरा की प्राप्ति हुई है ना, जिससे ये तादात्म्य लगता है कि शायद अनाज को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। उसके बाद देखिए पास में श्रमिक आवास भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 टीले आपको मिलेंगे, एक हो जाता है ऊपरी टीला और दूसरा हो जाता है निचली टीला। ऊपरी टीला अगर देखेंगे तो कृत्रिम रूप से बनाया गया है, जहाँ पे कुलीन वर्ग, जहाँ पे अमीर वर्ग, जो धनाढ़ वर्ग हैं वो रहते हैं। और निचला टीला है जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, वहाँ पे सर्वहारा वर्ग की बात करें या जो जनसाधारण लोग रहते हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग रहते हैं, वही रहते हैं। और वही बात कहता है यहाँ पे पास में श्रमिक आवास भी मिले हैं। ठीक है, पास में क्या है? श्रमिक आवास भी मिले हैं आपके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा मोहनजोदड़ो हो जाता है ना। अगला पॉइंट क्या है? मोहनजोदड़ो हो जाता है। पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो ये देखिए सिंध के पाकिस्तान में स्थित है यह। और यह अगर बात करें तो लरकाना ज़िला के क्षेत्र में है, पड़ेगा। यह सिंध के लरकाना ज़िला में है और यह वर्तमान के पाकिस्तान में है। पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है, तो यह सिंधु नदी के तट पे है। और यही सिंधु जो है, जैसे आप देखिएगा हर सभ्यता कहीं ना कहीं किसी नदियों के किनारे ही फला फूला, उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु नदी के तट पे ही फला फूला। इसके बहुत सारे सहायक नदियां हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं एक झेलम हो जाएगा, झेलम हो जाता है, चेनाब हो जाएगा, रावी हो जाता है ना, ब्यास हो जाएगा, और ये सतलज हो जाता है ना। ये सतलज नदियाँ हो जाता है और ये है सिंधु नदी के सहायक नदियाँ हैं। और यही सिंधु नदी के तट पे ही इस सभ्यता का विकास हुआ। और पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पे है, तो यह सिंधु नदी के तट पे हो जाएगा।
है ना, सिंधु नदी के तट पे हो जाता है। चलिए, सिंधु नदी का मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन करता है ना, 1922 में इसका उत्खनन किया गया था। 1922 में इसका जॉन मार्शल ने नियुक्त किया, जिनका नाम है राखाल दास बनर्जी, और राखाल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया था। किसका? मोहनजोदड़ो का। कब किया? तो 1922 में किया था। 1921 में हड़प्पा का हुआ, 1922 में मोहनजोदड़ो का होता है, और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन करता है ये राखाल दास बनर्जी हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, मोहनजोदड़ो का पूछा जा सकता है कि शाब्दिक अर्थ क्या है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है मृतकों का टीला कहा जाता है, और कभी कभी हो सकता है मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ दे, मोहनजोदड़ो कौन सा शब्द है, तो ये आपका सिंधी भाषा का शब्द हो जाता है मोहनजोदड़ो, है ना, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी बहुत ऐसे एग्जाम है जहाँ पे पूछा गया है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला कहा जाता है। और वहाँ से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमने देखा कि अन्नागार की प्राप्ति जो है, अन्नागार की प्राप्ति हड़प्पा से होती है, उसी तरीके से स्नानागार की जो प्राप्ति है वो मोहनजोदड़ो से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। स्नानागार की यानी कि विशाल स्नानागार की जो प्राप्ति है वो आपको मोहनजोदड़ो से होती है। अगर हम लोग स्नानागार की आकार की बात करें तो 39.23.8 फीट हो जाता है, यानी कि बहुत बड़ा हो जाएगा। और देखिए, इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। जब कभी आप जाते होंगे तीर्थ स्नान के लिए तो देखते होंगे कभी कभी ऐसे कुछ ऐसी नदियाँ मिलेंगी जहाँ पे उतरने के लिए और चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई होती हैं। वहाँ अगल बगल में कुछ कक्ष भी बनाए जाते हैं ताकि आप अपने कपड़ों को बदल सकें। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब होता है कि स्नान ध्यान कर लीजिए, उसके बाद पूजा पाठ करने की जो प्रक्रिया है, इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में ये कहीं ना कहीं शायद था। पूर्ण तरीके से हम इसलिए नहीं कह सकते कि हमें यहाँ की लिपियाँ जो मिली हैं वो लिपियाँ अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके वजह से। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए और देखिए, कहते हैं इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ क्या है बनी हुई है, और इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है। इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है चारों तरफ से, ताकि बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सके। और देखिए, इस स्नानागार में कुएं से पानी निकाल करके, यानी कि स्वच्छता का सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान रखा जाता था। इसके पानी निकलने के भी साक्ष्य मिले हैं, और पानी डाला भी जाता था, एकदम ताज़े ताज़े पानी डाले जाते थे, है ना। और पानी जो गंदे पानी हो जाते थे वो मोरियों के द्वारा, नालियों के द्वारा उसके बाहर कर दिया जाता था। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष भी है ना। कहाँ पे? तो उत्तर दिशा में, ये भी याद रखना ज़रूरी है, पूछा जा सकता है कहाँ पे। तो उत्तर दिशा में देखिएगा, यहाँ पे जो उत्तर दिशा में है ना, उत्तर दिशा में क्या है, 6 वस्त्र बदलने का एक छोटा छोटा कक्ष है, जहाँ पे आज भी अगर देखते हैं तो महिलाओं के लिए अलग हो जाता है और पुरुषों के लिए अलग हो जाता है। उसी तरीके से कक्ष का भी निर्माण किया गया। और साथ ही साथ जब हम लोग स्नानागार की बात कर रहे थे, जैसे पूछा गया है, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्नानागार की प्राप्ति होती है, तो अभी हम लोगों ने मोहनजोदड़ो पढ़ा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अन्नागार की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ये हड़प्पा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि तीन तरफ क्या थे, बरामदे हैं। 3 तरफ जो है बरामदे हैं, और बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं, है ना। कहाँ पे? तो बरामदे के पीछे। और जलापूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है। जल की कमी अगर हो जाए तो कमी को पूरा करने के लिए कुएं से पानी निकाल करके उस जलाशय में डाला जाता था। ठीक है, और सीढ़ियों के साक्ष्य भी यहाँ पे मिलते हैं। कितना खूबसूरत रहा होगा, है ना, उस समय की बात है। प्रथम तल पर संभवतया पुरोहित रहते होंगे। ये सटीक चीज़ें नहीं है। ये सटीक इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जो आपको लिपि मिलता है, लिपि को पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि लिपि जो है, जिसको हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, है ना, यह लिपि तो प्राप्त हुआ, लेकिन लिपि को अभी तक पढ़ने में कोई आदमी सफल नहीं हो पाया, जिसके वजह से ये कहना कि यहाँ पे पुरोहित ही रहते हैं, ये गलत होगा। होंगे
ये अनुमान लगाया जा सकता है। संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा, है ना। शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्या कहता है, कहता है कि संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन, है ना, किया जाता रहा होगा। और कहता है कि सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है ना। पूछा जा सकता है कि आश्चर्यजनक इमारत जो स्नानागार को कहा गया किस व्यक्ति ने कहा, है ना। तो ये हो जाते हैं, जॉन मार्शल ने ये बात कही थी। और यही मोहनजोदड़ो से भी आपको अन्नागार की प्राप्ति होती है ना। यहीं से आपको विशाल अन्नागार की भी प्राप्ति होती है और यहीं से एक विश्वविद्यालय का साक्ष्य भी मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक आपको विश्वविद्यालय का साक्ष्य भी आपको प्राप्त होता है। पूरी दुनिया में कपास का ज्ञान सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने ही दिया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा विशाल अन्नागार की भी प्राप्ति होती है। और अन्नागार हम लोगों ने मोहनजोदड़ो में भी देखा था, सॉरी हड़प्पा में भी देखा था। अन्नागार हम लोग हड़प्पा में भी देखा और विशाल अन्नागार जो है हम लोग मोहनजोदड़ो में भी देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मोहनजोदड़ो में ही महाविद्यालय के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और कपड़े, सूती कपड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पूरी दुनिया में कपास की जो ज्ञान था इन्हीं लोगों के पास था और इन्हीं लोगों की देन कपास भी है, इन्हीं लोगों की देन आपको कांसा भी हो जाता है, यह पूछा जाता है। और यहाँ से हाथी का कपालखंड भी प्राप्त होता है, जो इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है हाथी का कपालखंड कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हाथी का कपालखंड जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई है ना, नर्तकी की मूर्ति है, नर्तकी की जो मूर्ति है जो धातु की बनी हुई है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो हो जाता है, ठीक है। और यह मोहनजोदड़ो से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है वह नग्न अवस्था में दिखाया गया, नग्न दिखाया गया है, ठीक है। इसने एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। जो मूर्ति आप देख रहे हैं, नर्तकी की जो मूर्ति देख रहे हैं, वो एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। और पुरोहित की बात किया जाए तो पुरोहित जो है राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में है, ये भी दिखाया गया है। इसने शॉल ओढ़ करके, ठीक है, इसने शॉल ओढ़ रखी है जिस पर काशीदारी का कार्य किया गया है। जैसे एक शॉल की प्राप्ति होती है, जैसे हम लोग ठंडा के समय में देखते हैं चादर ओढ़ लेते हैं, है ना, शॉल ओढ़ते हैं, उसमें बड़ी कलाकारी किया जाता है, काशीदारी किया जाता है। महिलाएं, पुरुष लोग भी इस पे बहुत डिजाइन के द्वारा काम करवाया जाता है ना। वही चीज़ें यहाँ पे कहता है कि शॉल में शॉल ओढ़ा गया है एक राजा के द्वारा, जिस पर काशीदारी का काज भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, काशीदारी का। चलिए आगे देखते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर मिलती है ना, यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर मिलती है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से, है ना। मोहनजोदड़ो से एक मोहर की प्राप्ति होती है और प्राप्ति मेसोपोटामिया की होती है। मेसोपोटामिया की एक मुहर प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए एक और भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। लोथल और कालीबंगा से बीपीएससी में बहुत बार सवाल जो है पूछा है ना। लोथल कालीबंगा से बहुत बार सवाल पूछा गया है और इससे मिलेगा। आप 10-15 साल का जो भी सवाल है आप एक बार बना के देखिए, आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लोथल करते हैं। लोथल की अगर बात करें तो लोथल जो है वर्तमान में भारत में है और भारत के गुजरात में यह स्थित है ना। भारत के वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कहाँ, कौन सा, तो लोथल, है ना। और लोथल के बारे में पूछा जाता है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है,
तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। देखिए दो चीज़ें बार बार पूछा जाता है, लोथल और कालीबंगा। कालीबंगा आपको घग्गर हो जाएगा और लोथल जो है भोगवा नदी हो जाता है ना। लोभ आप कर सकते हैं, कम से कम इसको याद रखने के लिए, जैसे आप कर सकते हैं लोभ, है ना, लोभ, लो से क्या हो जाएगा, लोथल हो जाता है ना, लोथल हो जाएगा, है ना। अब भा से क्या हो जाएगा, भोगवा हो जाता है। इस तरीके से हम लोग भी याद रखते हैं, इस तरीके से याद रहता है, बहुत इजीली है। आप कोई ना कोई टिक किसी न किसी तरीके से आप जोड़ के कम से कम बस एग्ज़ाम तक याद रखिए, एग्ज़ाम तक याद रखिए, कंप्लीट कर जाइए और कंप्लीट करने के बाद इसे भूल जाइए, ठीक है। बस एक जो भी कमीशन आप दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, उसके लिए जो तरीका है, जो फंडा बनता है कि इतना हमको पढ़ाई करना है, इतना रटना है, इतना याद रखना है, इतना समझना है, एक बार कोशिश करिए 6-7 महीने के लिए, है ना। उसके बाद कंप्लीट करके सब भूल जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोथल जो है गुजरात में है ना, और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पूछा जाता है भोगवा नदी के किनारे है। आपसे पूछा जा सकता है कि लोथल का खोज किसने किया, है ना, इसका उत्खननकर्ता कौन था, तो एस.आर. राव हो जाते हैं, है ना, रंगनाथ राव है। लोथल का खोज इन्होंने ही किया था। और यह एक व्यापारिक नगर है। लोथल क्या है, एक व्यापारिक नगर है जहाँ से लोग व्यापार करते हैं। आयात और निर्यात बहुत तीव्र गति और तेज़ी से होता है। आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे व्यापार बड़ा ही उन्नत अवस्था में था, क्योंकि यहाँ पे जिस नदियों के बारे में आप देखते हैं, जिस नदी के यह किनारे बसा हुआ है हड़प्पा सभ्यता, वह बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, है ना। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉकयार्ड की प्राप्ति, गोदीवाड़ा की प्राप्ति कहाँ पे होती है, तो यही लोथल से प्राप्त होती है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति हो जाती है। कौन सा, डॉकयार्ड, यहाँ का गोदीवाड़ा, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त होता है ना। मनके बनाने का कारखाना जो है ये आपको लोथल से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित अभी, तो ये गुजरात में हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इसका खोज जो है एस.आर. राव के द्वारा किया गया। और यह एक व्यापारिक नगर है और यहीं पे एक डॉकयार्ड भी मिलता है जिसको हम लोग गोदीवाड़ा मिलते हैं। और यह सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता है, एक बहुत बड़ी कृति हो जाती है। और यहीं पे ही मनके बनाने का कारखाना भी प्राप्त होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोथल से आपको प्राप्त होता है वो चावल का साक्ष्य भी होता है। यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं, है ना। चावल के साक्ष्य भी आपको लोथल से ही प्राप्त होता है, लोथल से प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं फारस की मुहर। फारस की मुहर जो गोलाकार है ना, बटन नुमा है, यह बहुत बार इम्पॉर्टेंट रहा और बहुत बार यह सवाल पूछा भी गया है। पूछा जाता है कि फारस की मुहर किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा, लोथल हो जाता है, जो भोगवा नदी के किनारे है। पूछा जाता है फारस की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि किस आकार में है, तो गोलाकार हो जाएगा, बटन नुमा हो जाता है ना। देखिए हड़प्पा सभ्यता से घोड़े की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि घोड़े की जानकारी यहाँ के लोगों को नहीं थी। लेकिन यहाँ पे कुछ मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। घोड़े की मृण मूर्तियाँ जो पूछा जा सकता है, घोड़े की मृण मूर्तियाँ जो है लोथल से प्राप्त होता है। और यहाँ पे चक्की, एक समय में आप देखते होंगे 2 चक्की हुआ करता था जिस पे लोग गेहूँ, है ना, आटा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो चक्की के 2 पार्ट भी हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं, एकमात्र अपवाद स्वरूप है मुख्य मार्ग पर। जैसे हम लोग अभी के वर्तमान में देखते हैं कि मेन जो सड़क पे है दरवाज़ा खुलता है, लेकिन हड़प्पा के समय में सबका दरवाज़ा जो होता था पीछे खुलता था। एकमात्र जो अपवाद है ना, एकमात्र जो अपवाद है वो आपको लोथल हो जाता है, ठीक है। एकमात्र जो अपवाद है वो क्या हो जाएगा, लोथल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से धौलावीरा से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। अगला जो हम लोग टॉपिक करेंगे यहीं से करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।